हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंग्रेजी वाले मोहन सर। और इस चैनल पर आपको आज जो लेसन करवाया जा रहा है वो है प्री चौसरियन पीरियड, मीन्स इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि न केवल एकेडमिक एजुकेशन में बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नेट और सेट के एग्जाम में, जैसा कि लिखा हुआ है नेट एंड सेट एग्जामिनेशन नोट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो नेट और सेट के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो ना केवल नेट और सेट के एग्जाम में आते हैं बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम बीए एमए के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अपने शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अंग्रेजी वाले मोहन सर। इस चैनल की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्री चौसरियन पीरियड। ये प्री चौसरियन पीरियड क्या है? इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चौसर, चौसर से पहले का जो इंग्लिश लिटरेचर था उसको अपने प्री चौसरियन पीरियड के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम अपने ये कह सकते हैं एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगर अपने इसके ईयर की बात करें तो 500 से लेकर के 1340 एडी के बीच, यानी 500 से 1340 ईसा उपरांत की अगर हम बात करें तो ये लिटरेचर उस समय चलता था। तो अपने बात करते हैं इस टाइम, यानी चौसर से पहले 500 से 1340 एडी से 1440 एडी से पहले कौन कौन सा लिटरेचर हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो बियोवुल्फ आता है। बियोवुल्फ क्या था? ये एक एपिक था, इट इज एन एपिक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड। ये बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। अगर बैलेड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बैलेड क्या होता है, हम पूरी बात बताएंगे बैलेड के बारे में। और फिर बात करते हैं, इट वॉज कंपोज्ड इन डेनमार्क एंड साउथ स्वीडन। बता देते हैं ये बियोवुल्फ जो हुआ था डेनमार्क और साउथ स्वीडन में कंपोज किया गया, लिखा गया। द नॉर्थम्बिया पोइट इन द 18th सेंचुरी फैशन्ड इट इनटू एन एपिक, यानी नॉर्थम्बिया का रहने वाला पोइट जो था वो 8वीं शताब्दी में इसने उसे एक एपिक का रूप दिया बियोवुल्फ को। इन ओरिजिन इट्स हीदन, यानी ओरिजिन में अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो वो हीदन है। हीदन मीन्स, हीदन लिटरेचर वो लिटरेचर रहता है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है, यानी बुत परस्ती जो है वो नहीं की जाती, दैट इज कॉल्ड हीदन, हीदन लिटरेचर। ओके, इट्स हीरो इज बियोवुल्फ, इसका हीरो जो है वो बियोवुल्फ है। ही किल्स द मोनेस्टर ग्रेंडल, वो मोनेस्टर ग्रेंडल को मार देता है। ध्यान देना है क्योंकि आपके नेट सेट के एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बियोवुल्फ जो था वो कौन सा लिटरेचर, तो आप कहेंगे एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है या बिफोर चौसरियन लिटरेचर है। और बियोवुल्फ जो था उसको एपिक का रूप दिया था नॉर्थम्बिया पोइट ने। और ये प्रकृति में कैसा है? ये हीदन लिटरेचर है। और इसकी स्टोरी में क्या है? तो कौन सा मोनेस्टर है, ग्रेंडल नाम का मोनेस्टर है, उसको वो किल करता है। मोनेस्टर ग्रेंडल वेस्टेड द लैंड ऑफ द किंग ऑफ द डेनस, जो डेनस का किंग था उसकी लैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला जो मोनेस्टर था वो ग्रेंडल था, उसको मारने वाला जो था वो बियोवुल्फ था। तो ध्यान देना है, ये था हमारा बियोवुल्फ। इट वॉज कंपोज्ड इन एन एपिक इन 18th सेंचुरी, आपने पढ़ लिया। इट शोज ब्रेवरी, ऑनर एंड फेथफुलनेस, यानी इसकी जो थीम है वो बियोवुल्फ की ब्रेवरी, ऑनर और फेथफुलनेस को बताती है कि बियोवुल्फ ब्रेव था, ऑनर और फेथफुलनेस की बात करेगा। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ कैडमन। पहले बात हमने करी बियोवुल्फ की, और अब बात करते हैं वर्क ऑफ कैडमन 1658 टू 1680, यानी 658 से 680 के बीच में ये कैडमन हुआ। तो कैडमन ने इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा काम किया, अपने बात करते थे। बोथ बिलोंग्ड टू द नॉर्थ, यानी अपने बात करें ना बियोवुल्फ की और कैडमन दोनों की बात करें तो वो नॉर्थ साइड, इंग्लैंड का जो नॉर्थ साइड था उनसे रिलेटेड था। कैडमन डाइड इन 1680 एडी, कैडमन जो है 680 के अंदर मर गया। ही वॉज ए सर्वेंट ऑफ द मोनेस्ट्री विटबॉय इन यॉर्कशायर, यानी कैडमन कौन था? यानी एक मोनेस्ट्री का सर्वेंट था। और मोनेस्ट्री कौन सी थी? यॉर्कशायर के अंदर विटबी, यॉर्कशायर के अंदर विटबी मोनेस्ट्री जो था उसका सर्वेंट जो था वो कौन था? कैडमन था।
According to the tale told by the venerable Bede, power of the verse came to Hazar as a divine gift. यानी बीड नाम का एक पोइट हुआ था, उसने कहा था कि जो वर्स पावर जो थी कैडमन के पास वो एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में आई थी, ठीक है ना। ये बीड ने बोला। ही कुडंट प्ले द हार्प, उसको हार्प बजाना नहीं आता था। द एंजल सेड टू हिम इन अ ड्रीम, एक एंजल आया, उसने उसे ड्रीम में कहा, क्या कहा? सिंग द बिगनिंग ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स, सिंग द बिगनिंग ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स, यानी इस सृष्टि की जो शुरुआत है उसके बारे में कोई गीत लिखी। He composed his paraphrases in 1670 to 80 AD. उसने 670 से 80 ईसा उपरांत ये पैराफ्रेजेस लिखे, कुछ पद्यांश लिखे। The three paraphrases are composed in a book called Genesis. तो 3 प्रकार के पैराफ्रेजेस लिखे गए, एक बुक का रूप दिया गया, उस बुक का नाम है जेनेसिस। और एक और बात बता देता हूँ, ये जेनेसिस जो है वो कैडमन ने लिखी और ये 2936 लाइंस में लिखी हुई है जेनेसिस, और ये एक पोइम के रूप में है। तो याद रखना है कैडमन जो था उसके पास जो वर्स पावर थी वो एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में मिली थी। कैडमन और बियोवुल्फ दोनों ही नॉर्थ साइड के रहने वाले थे, और कैडमन ने क्या लिखा? बीड ने कहा कि उसके पास डिवाइन पावर जो आई थी वो, उसके पास जो वर्स पावर आई थी वो डिवाइन गिफ्ट से आई थी कि एंजल एक उसके ड्रीम में आया और उसने कहा कि आप एक पोइम लिखो, तो वो पोइम उसने लिखी थी। तो जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस कैडमन ने लिखी थी। कैडमन की जेनेसिस जो थी उसमें 3 पार्ट्स हैं, इट कंटेन्स 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जेनेसिस के अंदर? पहली बात करें जेनेसिस की तो 3 पार्ट्स हैं, क्रिएशन एंड द फॉल, कैसे क्रिएशन हुआ, फॉल कैसे हुआ, एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से निष्कासित कैसे हुए, हिस्ट्री ऑफ डेनियल, डेनियल का क्या इतिहास था। तो जेनेसिस 3 पार्ट्स में है, क्रिएशन एंड द फॉल, एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट, हिस्ट्री ऑफ द डेनियल। अब अपने बात कर लेते हैं, दीज पैराफ्रेजेस वर फर्स्ट प्रिंटेड इन 1650 AD बाय एन अक्वांटेंस। उसका कोई परिचित था कैडमन का, उसने 1650 के अंदर इन पैराफ्रेजेस को, क्रिएशन एंड द फॉल, एक्सोडस फ्रॉम द इजिप्ट और एक और था हिस्ट्री ऑफ डेनियल, इन तीनों का पब्लिकेशन किया गया। तो हमने पढ़ा बियोवुल्फ और कैडमन। आपने बियोवुल्फ के बारे में पढ़ा, वो एक एपिक था, और कैडमन जो था, कैडमन ने क्या लिखी? जेनेसिस लिखी। जेनेसिस के 3 पार्ट्स थे। तो ये भी याद रखेंगे कैडमन के बारे में बीड ने क्या कहा कि वो एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में उसको वर्स मिला था। अब हम बात करते हैं सिनेवुल्फ की। सिनेवुल्फ कौन था? He was born between 720 to 730 AD. वो 720 से 730 AD में पैदा हुआ था। कौन? सिनेवुल्फ। He composed the book Dream of the Road. इसने एक बुक लिखी थी Dream of the Road. Sorry, 1 minute please. तो he was born between 720 to 730 AD, 720 से 730 AD में सिनेवुल्फ पैदा हुआ। He composed the book Dream of the Road. उसने जो बुक कंपोज की उसका नाम था ड्रीम ऑफ द रोड। याद रखना है, कैडमन की बुक थी जेनेसिस, सिनेवुल्फ की बुक थी ड्रीम ऑफ द रोड। और ड्रीम ऑफ द रोड बात करते हैं, he wrote a famous poem that contains 3 parts, यानी उसने एक फेमस पोइम लिखी थी जिसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले क्राइस्ट, क्राइस्ट की बात करते हैं। क्राइस्ट में वो क्या कहता है? क्राइस्ट में वो क्या कहता है? क्राइस्ट में वो कहता है इनकारनेशन कैसे हुआ। क्राइस्ट में क्या होता है? इनकारनेशन कैसे हुआ, इनकारनेशन कैसे हुआ। फिर दूसरी बात अपन अगर बात करें, अगर दूसरी बात करें तो डिसेंट इनटू हेल, हेल में डिसेंट कैसे हुआ। तो ये भी वो कहता है कि हेल में डिसेंट कैसे हुआ। तो याद रखना है, इनकारनेशन आ गया, डिसेंट इनटू हेल, हेल में उनका पतन कैसे हुआ। फिर द असेंशन, आरोहण कैसे हुआ, स्वर्गारोहण की बात करता है। फिर लास्ट जजमेंट कैसे हुआ। तो ये क्राइस्ट
जो बुक थी उसके पार्ट्स थे इनकर्नेशन, डिसेंट इनटू हेल, डिसेंट इनटू हेल, असेंशन और लास्ट जजमेंट। ये जो थी ये क्राइस्ट के पार्ट थे। अब अपने बात करते हैं एलन बुक जो थी वो क्या थी। इट इज एन अकाउंट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू क्रॉस बाय हेलेना। यानी ये एलन नाम की बुक जो थी वो ये क्या बताती है, ट्रू क्रॉस की सर्च में लिखी गई बुक है। द मदर ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जो कुस्तुनतुनिया बोलते हैं जिसको, उनकी मदर का नाम था हेलेना। जो कॉन्स्टेंटाइन जो थे, कुस्तुनतुनिया के जो रहने वाले लोग थे, उनकी मदर का नाम था हेलेना। और हेलेना जो है, हेलेना के द्वारा एक अकाउंट लिखा गया कि कैसे क्रॉस को खोजना था। एलन इज सिनेवुल्फ मास्टरपीस। एलन क्या है, सिनेवुल्फ का मास्टरपीस है। एनक्लोजेस 1320 लाइन, इसमें 1321 लाइन है। इट इज द क्रॉनिकल ऑफ द अनअर्थिंग ऑफ द क्रॉस बाय हेलेना। यानी हेलेना ने किस प्रकार क्रॉस की खोज की, ये उसका एक क्रॉनिकल है, हिस्ट्री है। द मदर ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन की मदर हेलेना थी। द थीम ऑफ द पोएम इज द फाइंडिंग ऑफ द क्रॉस। इस पोएम की थीम क्या है, क्रॉस को ढूंढना। द हून्स गैदर्ड अगेंस्ट कॉन्स्टेंटाइन, जो हून जाति थी वो कॉन्स्टेंटाइन के विरुद्ध खड़ी हो गई। हु ड्रीम्ड हिज फेमस ड्रीम ऑफ द रोड, उन्होंने यानी कॉन्स्टेंटाइन के विरुद्ध हून खड़े हो गए और कॉन्स्टेंटाइन को एक सपना आया, ड्रीम ऑफ द रोड, एंड वाज बिड टू कन्क्वर बाय दैट साइन। और वो उसी साइन से उन लोगों को हराने के लिए वो चल पड़े। तो ये मतलब एलन जो क्राइस्ट के बाद एलन जो बुक लिखी गई सिनेवुल्फ के द्वारा, क्राइस्ट एलन। तो ड्रीम ऑफ द रोड के बाद बात करते हैं क्राइस्ट और एलन की बात करी। एलन के अंदर एक बुक, एलन कौन थी, एलन कुस्तुनतिनिया के जो लोग थे उनकी माँ थी। कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर था उनकी माँ थी। ओके, और उसने क्रॉस को खोजने के लिए, क्रॉस को फाइंड आउट करने के लिए उसका जो क्रॉनिकल था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक में लिखा। दूसरी बात, जो हून लोग जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर अटैक कर दिया था, उनके अगेंस्ट वो खड़े हो गए थे। तो जो कॉन्स्टेंटाइन की मदर थी हेलेना, उनको एक ड्रीम आया कि साइन के द्वारा, कौन सा साइन, क्रॉस का जो साइन था, उस साइन के द्वारा आप हून्स को डिफीट कर सकते हैं। तो ये सारा जो कहानी है, ये जो सारी स्टोरी जो है वो एलन के अंदर लिखी गई। बात करते हैं जुलियाना की। इट्स द टेल ऑफ क्रिश्चियन मार्टिडम, लाइव्स ऑफ सेंट्स। यानी क्रिश्चियन मार्टिडम जो थी, क्रिश्चियन शहीदों की कहानी है और संतों की कहानियां वो जुलियाना में लिखी गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको पता है मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्राइस्ट में क्या लिखा है, एलन में क्या लिखा हुआ है, एलन कौन थी, और ये क्राइस्ट, एलेना और जूलियाना, ये तीनों बुक्स किसने लिखी, ये भी आपको पूछ सकता है। तो अपने बात करते हैं द फेट्स ऑफ एपोस्टल। अगली क्राइस्ट, एलन, जूलियाना, और उसके बाद में आता है द फेट्स ऑफ एपोस्टल। द फेट्स ऑफ एपोस्टल ये वर्सेली बुक फोलियो नंबर 52B से 44A। 54A is the shortest of the Cinewolf's non-canon at 120 lines long। यानी सिनेवुल्फ की बात करते हैं। सिनेवुल्फ ने तीन बुक्स पहले लिखी थी, क्राइस्ट, एलन और जूलियाना, और ड्रीम ऑफ द रोड लिखी। अभी बात करते हैं फेट्स ऑफ एपोस्टल। तो उसमें सिनेवुल्फ की नॉन कैनन है ये 120 लाइन की। इट इज ब्रीफ मार्टियरोलॉजी ऑफ द 12 अपोस्टल रिटन इन द स्टैंडर्ड एलिटरेटिव वर्स। ये स्टैंडर्ड एलिटरेटिव वर्स के अंदर लिखी गई है। 12 जो अपोस्टल्स थे उनकी मार्टिडम कैसे हुआ, वो सारा का सारा फेट्स ऑफ अपोस्टल है। The fates recites the key events that subsequently befell each apostle after the ascension of Jesus। यानी ये कहता है कि जो की इवेंट्स जो थी, फेट्स रिसाइट्स, यानी फेट्स ऑफ एपोस्टल में फेट जो है वो रिसाइट करता है, मुख्य घटनाओं का वर्णन करता है कि जो कि हर अपोस्टल के ऊपर, जब जीसस के ऊपर असेंशन किया गया उसके बाद हर अपोस्टल के ऊपर पड़ी। तो इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो फेट्स ऑफ एपोस्टल के अंदर लिखा गया है। ओके, अब ड्रीम ऑफ द रोड के बारे में आपने पढ़ी चुके हैं कि ये एक रिलीजियस पोएम है और इसके 3 पार्ट हैं, क्राइस्ट, एलन और जूलियाना। तो अपने तीनों पढ़ चुके हैं। अब अपने बात कर लेते हैं एंग्लो सैक्सन पोइट्री। अब एंग्लो सैक्सन पोइट्री में भी यही बात करते हैं।
फेट्स ऑफ एपोस्टल जो है वो एंग्लो सेक्सन पोइट्री है, अपने पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं किस तरीके से एपोस्टल्स जो है वो शहीद हुए, ठीक है ना। और उसके बाद ड्रीम ऑफ द रोड भी अपने पढ़ चुके हैं। अब ड्रीम ऑफ द रोड के बारे में एक चीज, रिलीजियस पोइम तो है ही, ठीक है ना। ड्रीम ऑफ द रोड क्या है, एक रिलीजियस पोइम है। अब अपने यहाँ जो एक पोइम आती है द बैटल ऑफ ब्रूनानबर। बैटल ऑफ ब्रूनानबर क्या था कि इट वाज ट्रांसलेटेड बाय टेनिसन। बैटल ऑफ ब्रूनानबर जो था उसको टेनिसन ने ट्रांसलेट किया। इट कंटेन्स ए फॉन्डनेस फॉर द सी, ये फॉन्डनेस फॉर द सी इसका ब्रूनानबर जो बुक था उसकी थीम है। इट एम्प्लॉयज बिगनिंग राइम्स, इसमें बिगनिंग राइम्स है। इट फ्लोरिश्ड इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में फ्लोरिश हुई। कोटेशन फ्रॉम दिस पोएम इज, इस पोएम से एक कोटेशन है, ग्रेंडल गोंगन गॉड्स ईयर बेयर, यानी ये इसकी कोटेशन है। आपसे पूछ सकता है कि ग्रेंडल गोंगन गॉड्स ईयर बेयर ये कहाँ की है, तो आपको लिखना है बैटल ऑफ ब्रूनानबर से लिखी है, और इसका ट्रांसलेटर कौन था, अल्फ्रेड टेनिसन था। तो ये दो क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं बैटल ऑफ ब्रूनानबर में से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विडसिथ। ये विडसिथ क्या था, इट इज ओल्ड इंग्लिश ड्रामेटिक लिरिक। विडसिथ क्या था, एक ओल्ड इंग्लिश ड्रामेटिक लिरिक था। इट डिस्क्राइब्स मिनिस्ट्रल एनार्की, ये मिनिस्ट्रल एनार्की को डिस्क्राइब करता है। इट इज अबाउट द जर्मेनिक ट्राइब्स ऑफ 4th, 5th, 6th सेंचुरी, चौथी, 5वीं और 6ठी शताब्दी की जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी उनके बारे में ये वर्णन करता है विडसिथ, ये भी याद रखना है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, बैटल ऑफ ब्रूनानबर पढ़ा, आपने ड्रीम ऑफ द रोड पढ़ी, आपने जेनेसिस पढ़ी। तो ये याद रखनी है कि कौन सी बुक के कितने पार्ट है और किसने लिखी और उसकी क्या थीम है। एक एक चीज को आप ध्यान रखें, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो नोट्स हैं वो नेट सेट के एग्जाम में तो काम आते ही आते हैं, बल्कि आपको जो आप कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी ये काम आते हैं। वोल्टेयर की अगर हम बात करते हैं, वोल्टेयर कौन था, वाल्डियर, वोल्डेयर और वाल्डेयर, मतलब किसी नाम से, इज द conventional title given to the two old English fragment of around 32 and 31 line from a lost epic poem। यानी ये दो अंग्रेजी की फ्रेगमेंट्स थी, उनको नाम दिया गया था वोल्डेयर। द पोएम इज द ओनली प्रूफ that is known that the Anglo-Saxon people had any knowledge of the legend of Walter of Aquitaine। वाल्टर ऑफ एक्वाटाइन का उनको नॉलेज था, एंग्लो सेक्सन पीपल को। बस एंग्लो सेक्सन पीपल वाल्टर ऑफ एक्वाटाइन को जानते थे। ये सिर्फ एक प्रूफ दे रही है। कौन सी बुक है ये कौन सी बुक है, वाल्डेयर। वाल्डेयर बताती कि वाल्टर ऑफ एक्वाटाइन को एंग्लो सेक्सन लोग जानते थे। दिस वाज वेरी पॉपुलर स्टोरी इन द मिडल एजेस। वाल्टर ऑफ एक्वाटाइन क्या था, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी थी। इट इज द स्टोरी ऑफ वाल्डेयर, वाल्टर की स्टोरी थी, एंड हिडगीथ, याद रखना, हिडगीथ और वाल्टर की कहानी थी। हु फॉल इन लव, आपस में उनको प्यार हो गया, एंड स्टील ट्रेजर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एटिला, एटिला के कोर्ट से उन्होंने खजाना चुरा लिया। वेयर दे वर हेल्ड होस्टेजेस, जहां पर उन्होंने क्या किया, होस्टेज को होल्ड किया। तो वाल्डियर एंड हिडगीथ आर साउट आउट बाय टू मैन, दोनों का पता लगा लिया गया दो आदमियों के द्वारा, वाल्डियर और हिडगीथ को। तो गोथियर, यानी गोथियर हु इज द किंग ऑफ द बर्गंडियंस, दो आदमी कौन थे, पहला था गोथियर जो कि बर्गंडियन का राजा था, एंड हेजिना, और दूसरे था हेजिना। तो हेजिना और गोथियर ने उनका पता लगा लिया था। वाल्डेयर और हिडगीथ में लव हुआ था, वो दोनों चले गए थे। अब ध्यान देना है, वाल्डेयर और हिडगीथ दोनों में लव हुआ, दोनों ने जो राजा था एटिला जो था वहां से ट्रेजर चुराया था, और उनको पकड़ा किसने, गोथियर और हेगिला ने, दोनों ने पता लगा लिया। These two men are after the treasure that Waldeyer and Hidgith possesses। वो दोनों क्या चाहते थे, वो खजाना लूटना चाहते थे। कौन चाहते थे, गोथियर और किंग ऑफ गोथियर और हेजिना, जो बर्गंडियन का किंग गोथियर था वो, और हेजिना, दोनों के दोनों वाल्डेयर और हिडगीथ का खजाना लूटना चाहते थे, वो उनके ऊपर अधिकार जताना चाहते थे। द पोएम इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्टीज। तो चार जने हो गए ना, याद रखना है, वाल्डियर और हिडगीथ, इधर वाल्डियर और हिडगीथ है, और दूसरी तरफ बर्गंडियन का किंग है जिसका नाम गोथियर है, और हेगिना, गोथियर और हेगिना, दो पार्टियों की, दोनों पार्टियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में वर्णन करता है ये
ये जो आपको बताया गया, क्या बताया था, वोल्डियर, वोल्डियर जो पोइम है वो इसके बारे में वर्णन करती है। ओके, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि वोल्डियर की मुख्य थीम क्या है, एंड मेन थीम के बाद ये भी बताना है कि ये एंग्लो सेक्सन पोइट्री है। ओके, बात करते हैं फाइट एट फिंसबर्ग। बैटल एट ब्रूनानबर्ग के बारे में आपने पढ़ ही लिया, अल्फ्रेड टेनिसन की बात करते हैं। फाइट एट फिंसबर्ग क्या था? द फाइट एट फिंसबर्ग, द फाइट फिंसबर्ग फ्रेगमेंट, ऑल्सो फिंसबर्ग फ्रेगमेंट भी कहते हैं, इज ए पोर्शन ऑफ इन ओल्ड इंग्लिश हेरोइक पोइम। ये हेरोइक पोइम है। हेरोइक पोइम कौन सी होती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज हेरोइक पोइम। एंड एलिटेटरी वर्स, एलिटेटिव वर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एलिट्रेशन क्या होता है। तो एलिटेटिव वर्स के बारे में लिखा अबाउट ए फाइट इन विच हनीफ एंड हिज 60 रिटेनर्स आर बिसीज्ड एट फिंसफोर्ड। हनीफ और उसके 60 लोग जो थे वो फिंसफोर्ड में कैद हो गए थे, याद रखना, फिंसबर्ग की बात करते हैं, तो वो उसमें कैद हो गए थे। एंड अटेम्प्ट टू होल्ड ऑफ देयर अटैकर्स, यानी उनके अटैकर्स को होल्ड ऑफ करने की एक कोशिश थी। द सर्वाइविंग टेक्स्ट इज tantalizingly brief and elusive, but comparison with other references in Old English poetry, notably Beowulf 1000 AD, यानी यहाँ पर क्या है, यानी elusiveness है, comparison है, suggested that it deals with a conflict between Danes and Frisian in migration age Frisia। तो इस तरीके से बात करते हैं, इसका कंपैरिजन जो है आप बियोवुल्फ से कर सकते हैं। तो फाइट एट फिंसबर्ग की बात करते हैं, तो फिंसबर्ग में फिंसफोर्ड के अंदर हनीफ के जो 60 आदमी हैं वो कैद हो गए थे, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। और उसके बाद बैटल ऑफ मल्डान या माल्डेन कह सकते हैं उसको, बैटल ऑफ माल्डेन भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ मल्डॉन भी कह सकते हैं, इज द नेम conventionally given to surviving 325 line fragment of old English poetry। ये 325 लाइन है इसकी। Linguistic study has led to the conjecture that initially the complete poem was transmitted orally, यानी ये मौखिक रूप से ट्रांसमिट की गई थी। Then in last manuscript in the east section dialect, यानी पूर्वी सेक्शन की जो बोली थी उसमें, and now survives as a fragment in the west section form। पहले वो ईस्ट सेक्शन फॉर्म में लिखी गई थी, ठीक है ना, अब वेस्ट सेक्शन फॉर्म में इसको लिखी गई थी बैटल वल्डान को। और ये बता दूं ये डायलेक्ट में लिखी थी, पॉसिबली दैट ऑफ ए स्क्राइब एक्टिव एट द मोनास्ट्री ऑफ वॉरचेस्टर लेट इन द 11th सेंचुरी, यानी ये 11वीं शताब्दी के अंदर मोनास्ट्री जो थी वॉरचेस्टर की, वहां पर संभवतः इसको लिखा गया। इट इज fortuitous that this was attached at an early date to very notable manuscript, Asser's Life of King Alfred, which undoubtedly assisted in its survival। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ ऑफ किंग अल्फ्रेड की बात करते हैं, एसर्स के द्वारा लिखा गया था, वो इसके सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है। तो ये है बैटल ऑफ मल्डान। अब बात करते हैं एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल कौन से थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल कौन से हुए। क्रॉनिकल्स की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको क्रॉनिकल कहते हैं। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल इट वाज डेवलप्ड बाय किंग अल्फ्रेड। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, इसको किंग अल्फ्रेड ने डेवलप किया था। द विंचेस्टर क्रॉनिकल हुआ, उसके बाद अबिंगडन क्रॉनिकल हुआ, उसके बाद वॉरचेस्टर क्रॉनिकल हुआ, उसके बाद पीटर्सबर्ग क्रॉनिकल हुआ। तो इस प्रकार से 5 क्रॉनिकल्स हुए एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स की। अगर हम बात करें तो 5 क्रॉनिकल्स हुए। तो सबसे जो फेमस क्रॉनिकल था वो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल था, जो कि किंग अल्फ्रेड ने लिखा। तो चलो अपने बात कर लेते हैं कि एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल था कौन सा। तो एंग्लो सेक्सन प्रोज की बात करते हैं। एंग्लो सेक्सन प्रोज डेवलप्ड इन द साउथ, यानी पोइट्री की जब अगर बात करते हैं तो वो तो नॉर्थ में डेवलप हुई थी, लेकिन अगर हम प्रोज की बात करते हैं तो ये साउथ में डेवलप हुई। एंग्लो सेक्सन प्रोज डेवलप्ड इन साउथ, ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन। एक और ध्यान रखना, उस समय इंग्लिश लैंग्वेज थी। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो एंग्लो सेक्सन जो लैंग्वेज थी या तो डायलेक्ट के अंदर लिखी जाती थी, नॉर्दर्न डायलेक्ट के अंदर या सदर्न डायलेक्ट के अंदर लिखी जाती थी। तो ध्यान देना है लैटिन से ट्रांसलेट किया गया। होमिलीज ऑफ अफ्रीका एंड वुल्फसन, अफ्रीका और वुल्फसन की जो होमिलीज थी उसका वर्णन है इसमें। अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ये भी क्या है एंग्लो सेक्सन प्रोज में आता है, अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। सिनेवुल्फ एंड सिनेकियड एपिसोड,
ये भी सिनेवुल्फ और सिनेकियड एपिसोड जो है 755 एडी के अंदर जो लिखा गया वो भी एंग्लो सेक्सन प्रोज में आता है। और अगर हम बात करते हैं किंग अल्फ्रेड की 1849 एडी टू 901 एडी के अंदर हुआ था किंग अल्फ्रेड 849 से 901 ईसा उपरांत में। ही वाज फर्स्ट टू पुट द वर्नाक्यूलर टू सिस्टमेटिक यूज। तो वो पहला आदमी था किंग अल्फ्रेड जिसने वर्नाक्यूलर को एक सिस्टमेटिक यूज के अंदर, वर्नाक्यूलर जो बोलियां थी उसको एक सिस्टमेटिक यूज में ला दिया गया था। लेटिन एक्लेसियस्टिकल इज हिज वर्क इन द लैंग्वेज विच वी ऑल अंडरस्टूड। यानी उसने एक किंग अल्फ्रेड जो था उसने लेटिन एक्लेसियस्टिकल एक वर्क लिखा था, उसको हम सारे के सारे समझते हैं। अब प्रोज में और बात करें, बीड और बेडा इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं 673 टू 700। ही रोट एट जेरो इन नॉर्थम्बिया, यानी नॉर्थम्बिया के जेरो में उसने लिखा था बीड और बेडा ने। द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश प्रोज इज एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। जो ओल्ड इंग्लिश प्रोज की अगर बात करें ना तो वो सारा का सारा एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है, ये याद रखना है। तो इट कंटिन्यूड टिल 1154, ये 1154 तक चला था। इट क्लोज्ड विद द डेथ ऑफ किंग स्टीफन, यानी जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल जो था वो किंग स्टीफन की डेथ के साथ खत्म होता है। ध्यान देना है, एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल किंग अल्फ्रेड से शुरू होकर के किंग स्टीफन तक चलता है। इट वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ किंग अल्फ्रेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नेशनल हिस्ट्री, यानी ये नेशनल हिस्ट्री के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया। और हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा फ्रॉम द नॉर्मन कंक्वेस्ट टू चौसर, यानी नॉर्मन कंक्वेस्ट से लेकर के चौसर तक का जो लिटरेचर है वो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल अंग्रेजी वाले मोहन सर। और नेट सेट के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, आपको यहाँ हर चीज उपलब्ध होगी। ग्रामेटिकल, ग्रामर के अंदर इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर चीज आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।